नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं घनश्याम आप सभी का दिनांक 14 जून 2021 के करंट अफेयर्स में। तो बात करेंगे हम आरएस से लेकर के आरपीएससी, एसआई, स्कूल लेक्चरर, एसीएफएफआर और पुलिस जैसे बहुत से एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहें मेरे साथ और अंत तक इसे देखें ताकि आपकी आज का दिन जो है वो सभी करंट अफेयर्स के साथ तैयार हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हम वही पढ़ें जो विश्वसनीय हो, जो बेहतर हो, और यही काम हमारी गुलदस्ता समसामयिकी में है। मई माह का अंक आ गया है। इंटरव्यू की तैयारी करने वाले और एसआई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रामबाण है। तो आज ही ले लें, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में सारे करंट अफेयर्स आपके तैयार होंगे। तो आज ही हमारे साथ जुड़ें। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन हेतु देश की क्षमता में सुधार के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हाल ही में हम सबने देखा कि कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई में कमी हुई और जो डिमांड बढ़ी, उससे कॉप अप करने की हमारी क्षमता कितनी कमज़ोर है। और इसीलिए यह आवश्यक है कि आने वाले भविष्य में हम स्वास्थ्य सुविधाओं के इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हुए तैयार रहें, ताकि इस तरह की स्थिति फिर से ना देखनी पड़े। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया के तहत ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम जियोलाइट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, जिससे कि इसका निर्माण होता है, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर के निर्माण, अंतिम उत्पाद यानी ऑक्सीजन संयंत्र, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर जैसी चीज़ों की जो आवश्यकता है उसको सुनिश्चित करेगा। यह कंसोर्टियम न केवल तात्कालिक अथवा अल्पकालिक राहत प्रदान करने के लिए, बल्कि दीर्घकालिक तैयारियों के लिए लंबे समय तक आने वाले समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी और बीमारियां बढ़ेगी, उसके साथ ही उतनी ही मात्रा में इन सभी चीज़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम भी करेगा। विशेषज्ञों की एक समिति भारतीय विनिर्माताओं, स्टार्टअप और जो छोटे छोटे हमारे एमएसएमईज हैं, जिनमें फिक्की जैसी चीज़ें हैं, उनके साथ में मिलकर के और ये सब काम करेंगे और वर्तमान हमारी स्थिति को देखते हुए आने वाले इस भविष्य में कितनी आवश्यकता है उसको भी निर्धारित करेंगे। इसमें विनिर्माण के लिए और आपूर्ति के लिए BEL, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, CCAP बेंगलुरु, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT हैदराबाद, IISSR भोपाल और वेंचर सेंटर पुणे जैसे 40 से भी ज़्यादा जो है संस्थान सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान सरकार अब कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना लेकर आई है। तो हाल में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बच्चों के लिए जो कोरोना की वजह से जो अनाथ हुए थे उनके लिए घोषणा की, उसके तुरंत बाद अब कोरोना बाल कल्याण योजना के नाम से राजस्थान में योजना लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये तक की राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान इन सभी बच्चों को जिनके माता और पिता दोनों का निधन हो गया है, वो भी कोरोना की वजह से, उन्हें पहली बार में 1 लाख रुपए की सहायता और फिर हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। इन बच्चों की 18 साल की उम्र पूरी होने तक एक मुश्त 5 लाख की मदद भी दी जाएगी। इन बच्चों की 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई आवासीय स्कूल में निःशुल्क करवाई जाएगी। बेरोजगार युवाओं को इसमें भत्ता भी दिया जाएगा। जिन महिलाओं के पति की मौत हुई है उन्हें एक मुश्त 1 लाख की आर्थिक सहायता देने के साथ ही प्रतिमाह 1500 की पेंशन भी दी जाएगी। ये पेंशन सभी उम्र की विधवा महिलाओं को मिलेगी। इन विधवा महिलाओं की यदि बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से 1000 की सहायता और ड्रेस खरीदने के लिए सालाना 2000 रुपये की मदद दी जाएगी। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका के टॉप जर्नलिज्म सम्मान पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेघा राजगोपालन नामक ये पत्रकार हैं, जिन्होंने चीन के जो है कुछ क्रूप चेहरों को सामने लाने का प्रयास किया उइगर मुसलमानों से जुड़े, और इसीलिए इनको अमेरिका के टॉप जर्नलिज्म समाचार सम्मान जो है पुलित्जर, उससे सम्मानित किया गया है। दरअसल मेघा ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए चीन द्वारा जो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं उनका हालात का विवरण दिया और बताया कि किस तरह से बड़ी मात्रा में उइगर मुसलमानों को चीन ने हिरासत केंद्रों में बंद किया है। मेघा के अलावा भारतीय मूल के पत्रकार नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर दिया गया है। उन्होंने टम्पा बे टाइम्स के लिए एक संपादक के साथ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी तैयार की थी, जिसमें फ्लोरिडा के कानूनी प्रवर्तन अधिकारी जो हैं उनके द्वारा बच्चों की तस्करी को लेकर लिखा गया था। पुलित्जर अवार्ड का ये 105वां साल है और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पुलित्जर बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है और इसको अमेरिका का सबसे बड़ा जर्नलिज्म का सम्मान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस एक संगठन ने
विकासशील देश अर्थात जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मदद करने के लिए और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड अर्थात B3W नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है। तो हाल ही में G7 जो दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सब ने मिलकर के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए जितने भी विकासशील देश हैं उनकी मदद के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक नई पहल लॉन्च की है। पहल को प्रमुख लोकतंत्रों के नेतृत्व में एक मूल्य संचालित उच्च मानक और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी के रूप में वर्णित किया गया है। ये विकासशील दुनिया में $40 ट्रिलियन से अधिक के बुनियादी ढांचे की जरूरत को कम करने में मदद करता है, जिसे कोविड-19 महामारी ने बढ़ा दिया है। B3W आने वाले वर्षों में निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर के बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रेरित करेगा। हाल ही में इंग्लैंड के कार्नवाल में जब G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया उस दौरान इसका समर्थन भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नियुक्ति की। रिबेका ग्रीनस्पैन यह उस महिला का नाम है जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन अंकटाड की मुखिया बनी है। तो ये पहली बार है जब अंकटाड जिसे हम व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इस तरह से अंकटाड इसका नाम होता है। ये जो संस्थान है इसके पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। कोस्टारिका की ये अर्थशास्त्री हैं। अंकटाड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी भी ये होंगी। अंकटाड को 1964 में एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में रखा गया था ताकि विभिन्न सदस्य देशों के बीच में ये मिलकर काम करे। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का ही एक हिस्सा है। मूलभूत रूप से व्यापार, निवेश और विकास संबंधी जितने मुद्दे हैं उन पर यह बात करता है। यह विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक एवं व्यापार परिषद जो है उसको रिपोर्टिंग करता है। तो ये एक और नई नियुक्ति यहाँ पर हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली महिला नियुक्ति है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने यहाँ कवर किया है। ये 7 से 10 मिनट आपके डेली होने चाहिए जिनमें आप रेगुलर एक अच्छे उत्कृष्ट लेवल के करंट अफेयर्स पढ़े, जहाँ कोई बकवास ना हो, सीधी बात हो, जो आपकी परीक्षा की तैयारी से जुड़ी हो। चलिए, तो लाइक करने का काम आपका है, तो फटाफट से लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इसे पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल सुबह का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टकाक से मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।